हम आपको यह बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी अब भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका चुनाव प्रचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश में कोई भी दुर्घटना या विपदा विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति करने का एक मौका बन जाती है और आज भी हमारे देश में यही होता है। आज विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी सुबह सुबह 9 बजे दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच गए, जहां उन्होंने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की जो एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मारे गए थे। राहुल गांधी ने इस घटना के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उन्होंने उस नकली और ढोंगी बाबा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा जिसके सत्संग में आए इन 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राहुल जी, क्या कुछ बातचीत? सर राहुल जी परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था और गलतियाँ तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। हाथरस की घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं वो तमाम लोग दलित समुदाय से थे और क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दलितों के सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए राहुल गांधी ने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर वो हाथरस जाकर इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो वो इस दलित वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 20% है, बहुत बड़ी आबादी है। और ये जो आबादी है दलितों की, ये किसी भी चुनाव की जो दिशा है उसे मोड़ सकती है। लेकिन आज हम राहुल गांधी को 2 मुफ्त की सलाहें देना चाहते हैं। पहली सलाह यह है कि हाथरस के बाद अब राहुल गांधी को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची भी जाना चाहिए, जहां 2 हफ्ते पहले 65 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हो गई थी और ये सारे लोग भी इसी दलित समुदाय के थे। लेकिन राहुल गांधी ने इन 65 दलितों की मौत के बारे में एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए आज एक सलाह तो उनको यह रहेगी कि अब हाथरस के बाद उन्हें तमिलनाडु जाना चाहिए और जो लोग नकली शराब पीकर वहां पर मारे गए थे उनके परिवारों से भी मिलना चाहिए। और जो सलाह उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दी है वैसी ही सलाह उन्हें डीएमके पार्टी को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी देनी चाहिए। और राहुल गांधी को हमारी दूसरी सलाह यह है कि अब राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और निष्पक्ष होकर कोई भी मुद्दा उठाना चाहिए। उनके लिए उत्तर प्रदेश के लोग और तमिलनाडु के लोग बराबर होने चाहिए और उन्हें कोई भी मुद्दा यह सोचकर नहीं उठाना चाहिए कि उस प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है या फिर उनके सहयोगी दल की सरकार है या फिर उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। इसलिए तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश के लोगों में यह भेदभाव जो उन्होंने किया यह ठीक नहीं है। अब उन्हें इसके बाद तमिलनाडु भी जरूर जाना चाहिए। असल में सच्चाई है कि हमारे देश के लोग आज भी एक ऐसे निष्पक्ष नेता का इंतजार कर रहे हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत
कह सके, इतनी हिम्मत दिखा सके और गलत काम होने पर अपनी खुद की सरकार और अपनी खुद की पार्टी की आलोचना कर सके। लेकिन अभी हमारे देश में ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता और सारे नेता ये देखकर राजनीति करते हैं कि उन्हें फायदा कहां पर है, ये देखकर राजनीति करते हैं कि किस प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है और वहां जाने से या उसकी आलोचना करने से उन्हें चुनावों में कितना फायदा होगा या उनकी अपनी राजनीति में कितना फायदा होगा। इस समय भी एक बहुत बड़ी जगह ऐसी खाली है, एक वैक्यूम है हमारे देश की राजनीति में, एक ऐसे नेता के लिए जो निष्पक्ष हो और जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। राहुल गांधी एक नई तरह की राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर न सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचें बल्कि देश के बारे में सोचना भी शुरू करें, भारत के बारे में भी वैसे ही सोचना शुरू करें। अब हम आपको राहुल गांधी का एक और नया वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। कल राहुल गांधी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर नगर इलाके में एक लेबर चौक पर पहुंचे और यह वही लेबर चौक है जहां काम की तलाश में हर रोज सुबह सुबह सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर आते हैं और इन्हीं दिहाड़ी मजदूरों से कल राहुल गांधी मिलने के लिए वहां पहुंचे, जहां उन्होंने इन मजदूरों से बातचीत भी की और उनके साथ यूट्यूब के लिए एक वीडियो भी उन्होंने बनाया। इस तरह के वीडियो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान काफी डालते थे, आपने देखा भी होगा और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का यह चुनाव प्रचार अब भी खत्म नहीं हुआ है। इन वीडियोस के जरिए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक नई तरह की राजनीति शुरू की है जिसमें वो 24 घंटे अपने साथ एक कैमरा टीम रखते हैं और लगभग हर रोज वो कोई ना कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, ये पुराने चुनाव से पहले कुछ पुराने वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने समाज के लगभग हर वर्ग के साथ, हर तबके के साथ जाकर उनसे वो मिलते हैं। कभी ट्रक ड्राइवर्स के पास जाते हैं, कभी कैंटीन में कहीं जाकर लोगों से मिलते हैं, कभी कुलियों के पास चले जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं, किसानों के पास चले जाते हैं और फिर वो पूरा वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। और कई बार ऐसा लगता है आजकल कि राहुल गांधी अब नेता होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी बन गए हैं, जिन्हें रोज ये सोचना होता है कि आज मुझे क्या कंटेंट बनाना है, आज कहां मिलना है, आज कौन सा नया वीडियो डालना है। और बड़ी बात यह है कि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी के इन वीडियोस का हर जगह विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं और हर जगह जाकर यह भी बताते हैं कि राहुल गांधी के इन वीडियोस पर कितने उन्हें व्यूज मिले और कितने लोगों ने इन व्यूज को देखा है। तो ये एक नई राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और आज दो सलाहें हमारी राहुल गांधी को रहेंगी। एक, अब उन्हें निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए और सिर्फ एक खास प्रदेश के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, भारत के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा, जैसे वो उत्तर प्रदेश गए हैं वैसे ही उन्हें तमिलनाडु भी जाना चाहिए, उन राज्यों में भी जाना चाहिए जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है या फिर उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। कि भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में झूठ कौन फैला रहा है और कैसे फैला रहा है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार यह दावा कर रहे हैं कि जब भारत में अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तब चीन की सेना में भर्ती होने वाले जवानों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। और भारत की जो सरकार है, भारतीय सेना सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देकर हमारे अग्निवीरों को 5 साल की ट्रेनिंग पाने वाले चीन के सैनिकों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। और यह जो स्थिति है, यह भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए अच्छी नहीं है। राहुल गांधी इस दावे को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में शायद इस पर यकीन भी कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, राहुल गांधी का यह दावा बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि चीन की सेना में भी भारत के अग्निवीरों की तर्ज पर ही जवानों की भर्ती होती है और वहां इन जवानों को सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जबकि भारत में अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार इसे लेकर गलत जानकारी लोगों के बीच में फैला रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की सेना और चीन की सेना में क्या फर्क है। भारत में अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद 4 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होती है।
चीन की सेना में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। यानी वहां भी एक अग्निवीर जैसी ही योजना चल रही है, लेकिन उसे आप मिनी अग्निवीर कहेंगे। दुनिया में 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां सेना में बहुत सारे सैनिकों की भर्ती कुछ महीनों या फिर कुछ वर्षों के लिए ही होती है। अमेरिका में अग्निवीर जैसे जवान सेना में 8 वर्षों के लिए, ब्राजील और रशिया में 1 वर्ष के लिए, दक्षिण कोरिया में 2 वर्षों के लिए, फ्रांस में 1 से 10 वर्ष के लिए, इजराइल में पुरुष सैनिकों को 30 महीनों के लिए और महिला सैनिकों को 22 महीनों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। और चीन में भी अग्निवीर जैसे जवानों को 2 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है और उन्हें सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीन में नागरिकों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो पूरी तरह से गलत है। यहां बड़ी बात यह है कि जिन देशों की सेनाओं में जवानों को कुछ वर्षों या महीनों के लिए भर्ती किया जाता है, उन देशों की सेनाएं ज्यादा युवा होती हैं। जैसे अमेरिका की सेना की औसत आयु 28.5 वर्ष है, ब्रिटेन की 31 वर्ष, चीन की सेना की औसत आयु 30 वर्ष बताई जाती है। लेकिन जो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं, उस भारत की सेना की औसत आयु इस समय 32 वर्ष है, जबकि भारत के लोगों की मीडियन एज 28 वर्ष है। और इसीलिए सरकार इस अग्निपथ योजना को लेकर आई ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो सेना में भर्ती हो सकें और हमारे सेना की जो औसत उम्र है वो कम रह सके। सरकार का कहना है कि इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के बाद भविष्य में सेना की औसतन उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। यानी लक्ष्य यह है कि भारत की सेना की जो औसत उम्र है वो 26 वर्ष हो जाएगी भविष्य में। और आज से 50 वर्षों के बाद जब भारत की बड़ी आबादी बूढ़ी होने लगेगी, तब भी भारत की सेना युवा रहेगी। और यही सोचकर चीन में भी अधिकांश जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही 2 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ये भ्रामक दावा कर रहे हैं कि चीन में सभी सैनिकों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। राहुल गांधी का एक और दावा यह है कि सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को उनकी शहादत के बाद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। और उनके इस दावे से ऐसा लगता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि सेना में जो जवान स्थायी सेवा के लिए चुने जाते हैं उन्हें तो सरकार शहीद का दर्जा दे रही है, लेकिन जो अग्निवीर 4 वर्ष के लिए सेना में आते हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। और इस दावे से राहुल गांधी सरकार पर जवानों के बीच भेदभाव करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस दावे की सच्चाई यह है कि भारत में किसी भी जवान को, चाहे वो सेना का हो, सुरक्षा बल का हो या पुलिस का हो, किसी भी जवान को उसकी शहादत के बाद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। और यह जानकारी केंद्र सरकार संसद में कई बार दे चुकी है। और यह व्यवस्था मोदी सरकार में नहीं बनी, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय से ही हमारे देश में कभी किसी शहीद जवान को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि सरकार के शब्दकोश में शहीद जैसी कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। सरकार मानती है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला हर जवान शहीद ही होता है। और सरकारों से लेकर समाज और यहां तक कि मीडिया भी ऐसे जवानों को शहीद ही मानता है और उन्हें शहीद ही लिखा जाता है, उनके नाम के सामने शहीद लगाया जाता है। लेकिन इन जवानों का यह सम्मान होता है, ना कि उन्हें कोई दर्जा दिया जाता है। यानी किसी के साथ भी नाम के साथ शहीद लगाना यह एक सम्मान की बात है जो समाज उन्हें देता है, हमारी व्यवस्था उन्हें यह सम्मान देती है। लेकिन यह कोई सरकारी दर्जा नहीं है। किसी भी चीज का दर्जा तब दिया जाता है जब उससे किसी के हितकारक को कोई लाभ मिलने वाला हो, लेकिन शहादत लाभ के लिए नहीं होती। बड़ी बात यह है कि शहीद शब्द चरमपंथी, उग्रवादी, नक्सलवादी और आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए सरकार अपने जवानों को शहीद नहीं मानती, बल्कि वो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। और आपने भी देखा होगा, अक्सर जब सरकारी भाषा में हम बात करते हैं तो हम किसी भी अपने शहीद जवान के बारे में यही लिखते हैं या कहते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुए। और फिलहाल हमारी तीनों सेनाओं में स्थायी सेवा देने वाले जवान भी जब शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का कोई सरकारी दर्जा नहीं मिलता। और इसीलिए राहुल गांधी ये जो दावा कर रहे हैं कि सरकार अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रही, ये दावा भी बिल्कुल गलत है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं।
मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। उस 1 करोड़ जिस 1 करोड़ की बात राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया है। वैसे उस स्टेटमेंट में भी कहीं शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, अग्निवीर अजय कुमार लिखा गया। अंतर उस स्टेटमेंट में ही दिख जाता है कि कैसे 2 सैनिकों के बीच में आपने अंतर कर दिया। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस दिखाते हैं और पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकातें की हैं। कल उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उन्हें अपने घर बुलाकर मुलाकात की थी, वही टीम जो अब वर्ल्ड चैंपियन बनकर वर्ल्ड कप जीतकर आई है। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के कुछ अंश दिखाते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया। चाहल क्यों सीरियस है? हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था। बस वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे? तो अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती है। इडली खा के जाते हो क्या मैदान में? नहीं कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ। और लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे। जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। कुलदीप, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया। अरे सर वाह, भाई मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने उनको बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो? ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। और इस बातचीत के दौरान हार्दिक पांड्या ने प्रधानमंत्री मोदी से यह क्यों कहा कि उन्होंने अपने खेल से सबको जवाब दे दिया है। यह बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई हार्दिक पांड्या और प्रधानमंत्री के बीच, ये भी आपको सुनना चाहिए। वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं
जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस तो अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना, आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन, कोच, सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था। और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और ऊपर वाले ने तकदीर भी ऐसी दी गई। लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपने हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, कि तूने, तो उसने बोला कि नहीं नहीं। और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले गए। तो हार्दिक पांड्या के सीने में कितना दर्द था, कितनी परेशानी में खेल रहे थे, पिछले 6 महीने उनके कितने मुश्किल से बीते हैं, और इस दौरान उन्होंने क्या क्या सहा है। ये धीरे धीरे जो उनका दर्द है अब वर्ल्ड कप में जीत के बाद निकलकर सामने आ रहा है, अभी आपने देखा। लेकिन साथ ही इन सब की जब आप कहानियां सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हर खिलाड़ी के सामने कोई ना कोई बहुत बड़ी चुनौती जरूर रही है। हर खिलाड़ी अपने सीने में कोई ना कोई दर्द लेकर, कोई ना कोई चुनौती लेकर जरूर जो है खेल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो इन खिलाड़ियों से मिले तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जीत गए, आपने वर्ल्ड कप दे दिया भारत को, वो तो एक बात है ही, लेकिन साथ ही आप सब लोग देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आप सब लोगों को देश के युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए, और उनका प्रोत्साहन बढ़ाकर उनके लिए एक रोल मॉडल आपको बनना चाहिए। एक और बात आपने देखी यहां पर, प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो काफी गंभीर रहते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ वो लगातार हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने पूरे माहौल को बड़ा हल्का फुल्का रखा। बल्कि हमारे टीम में कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, राहुल द्रविड़ बहुत कम बोलते हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं जो कम बोलते हैं, और प्रधानमंत्री के सामने तो वैसे भी चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी ये कोशिश की कि वो उनके साथ बिल्कुल उसी अंदाज में बात करें जैसे कि हंसी मजाक में लड़के आपस में बात करते हैं, और उन्होंने सबको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। खिलाड़ी अपने अपने परिवारों को लेकर आए थे, अपने बच्चों को लेकर आए थे, और उन सब के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो खिंचवाई। उनके परिवारों के साथ, माता पिता के साथ भी वो मिले, और सब ने एक तरीके से एक बड़े पारिवारिक माहौल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तस्वीरें हमारे देश के खिलाड़ियों ने खिंचवाई हैं। और ये बड़ा ही एक बहुत एक अच्छा एक पल रहा होगा खिलाड़ियों का भी और प्रधानमंत्री मोदी का भी, जब वो खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवारों से भी मिले हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी अहमदाबाद में, तब प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर भारत के खिलाड़ियों से बात की थी, उन्हें प्रोत्साहित किया था और कहा था हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत करो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगली बार आपको जरूर जीत मिलेगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नवंबर में पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए थे, पूरा देश निराश था, खिलाड़ी हमारे बड़े निराश थे। तब प्रधानमंत्री मोदी जब खिलाड़ियों से मिले, देखिए राहुल द्रविड़ से मिल रहे थे, उनका मनोबल बढ़ाया, टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाया। और तब कौन जानता था कि कुछ ही महीनों के बाद यही टीम, यही खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतकर वापस आएंगे। और आज भी जब भारतीय क्रिकेट टीम T20 का वर्ल्ड कप जीती है, तब भी खिलाड़ियों की सबसे पहली मुलाकात जीतने के बाद, भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ही हुई। और आप याद कीजिए आज जब पिछले साल भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताया था और उनके लिए एक बहुत ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया था, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में रहते हुए ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतकर आ गई है, तो क्या इसके लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को कोई श्रेय देगी? प्रधानमंत्री मोदी ने आज पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी मुलाकात की
और उन्हें यह कहा कि चकाचौंध में खोना नहीं है और दबाव लिए बिना खेलना। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा से यह शिकायत भी की कि मेरा चूरमा अभी तक आया नहीं है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेल रहा था और वो काफी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में। मैं रमिता जिंदल हूँ। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आपने नहीं शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए हैं ऐसे कौन कौन है? मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। हाँ, मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, बताइए। हाँ, कहिए, झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? मैं उनको बोलूंगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे। यहाँ कौशल्य का खेल है, आपकी टैलेंट का खेल है। सामने वाले का शरीर हमसे 2 फीट ऊंचा है, चौड़ा है, इसकी परवाह मत कीजिए। आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, आप खेलिए। अच्छा, बस। अरे मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते, क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। खेल जगत में प्रैक्टिस का जितना महत्व है, कंसिस्टेंसी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व नींद का है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमको सोने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा, अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है। तो अब देखिए, एक तरफ खेल जगत के खिलाड़ी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ राजनीति के खिलाड़ी बैठे हुए हैं। इतने बड़े वो खिलाड़ी भी हैं और कोच भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप खेल का मैदान देख लीजिए या राजनीति का मैदान देख लीजिए या कोई और भी मैदान देख लीजिए, हर जगह असल में हार और जीत के जो सिद्धांत हैं वो एक जैसे ही होते हैं। हर जगह जो रास्ता जीत की तरफ आपको लेकर जाता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। उसके जो बेसिक्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी इन खिलाड़ियों को बता रहे थे और इन खिलाड़ियों से वो बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहे थे कि खिलाड़ी जो हैं वो किसी भी स्थिति के बारे में, उनकी जो मनोस्थिति होती है, वो किसी भी स्थिति से निपटने की जो उनकी क्षमता होती है वो कैसी होती है। तो एक दोनों ही जो इंटरेक्शंस थे ये बड़े अच्छे थे और इसमें हमारे देश के युवाओं को खास तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आपको ब्रिटेन में हुए आम चुनावों के नतीजों का सबसे सरल भाषा में एक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको इन नतीजों की कुछ बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। पहली बात, इन चुनावों में लेबर पार्टी जीत गई है और यह वही पार्टी है जिसके शासन में वर्ष 1947 में भारत को ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली थी। यह वही लेबर पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। लेबर पार्टी को इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत इस बार मिली है और उसने हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे आप ब्रिटेन की संसद कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 412 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता है। तो 412 सीट मतलब इस बार लेबर पार्टी ने 400 पार कर दिया है।
भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में 400 पार हो गया। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की आवश्यकता होती है और इस लिहाज से लेबर पार्टी को ब्रिटेन में एक प्रचंड बहुमत मिला है और अब वो 400 पार के साथ सरकार बनाएगी। बहुत ही मजबूत सरकार होगी, निर्णायक सरकार होगी। जैसे हमारे देश में मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और उन्हीं के बीच लोकसभा का चुनाव अक्सर लड़ा जाता है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी दो बड़ी पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और इन्हीं के बीच जो है मुख्य तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनाक की पार्टी है और ऋषि सुनाक इस बार चुनाव हार गए हैं। यह वही पार्टी है जिसने वर्ष 1997 के बाद पहली बार अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव इस बार जीता है। उनकी जो सीटें हैं इस बार सबसे कम रही है। 1997 में कंजर्वेटिव पार्टी 165 सीटों पर चुनाव जीती थी और इस बार उसे 650 में से सिर्फ 121 सीट मिली है और पिछली बार के मुकाबले इस पार्टी को 244 सीटों का इस बार नुकसान हुआ है। सोचिए, 244 सीट का नुकसान इस पार्टी को हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जनता है वो इस पार्टी से और अपनी सरकार से कितनी नाराज रही होगी। इस बार लेबर पार्टी को 33.8% वोट मिले हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 23.7% वोट मिले हैं। इन दो बड़ी पार्टियों के वोट प्रतिशत देख लीजिए और दोनों पार्टियों के बीच लगभग 10% वोटों का अंतर है, 10 पॉइंट्स का। हालांकि अगर हम पिछली बार के वोट शेयर से तुलना करें तो लेबर पार्टी को पिछली बार से सिर्फ 1.7% ज्यादा वोट मिले हैं, सिर्फ 1.7%, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर पिछली बार से लगभग 20 पॉइंट कम हो गया है, 20% कम हुआ। इससे यह पता चलता है कि यह चुनाव लेबर पार्टी की सरकार को लाने के लिए नहीं, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी को हराने के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हो रहा था। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के वोट तो पिछली बार से 20% कम हुए, लेकिन लेबर पार्टी के वोट सिर्फ 1.7% ही बढ़े हैं। और इसलिए आपके मन में भी यह सवाल होगा कि ये 18% वोट आखिर कहां चले गए। तो इनमें से सबसे ज्यादा 14% वोट रिफॉर्म यूके नाम की एक पार्टी के पास गए हैं और इस पार्टी को आप ब्रिटेन की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भी कह सकते हैं, जिसने वोट तो खूब काटे लेकिन यह पार्टी खुद 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। रिफॉर्म यूके पार्टी ने 650 में से 630 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें मिली और बाकी की 200 सीटों पर उसने जबरदस्त वोट काटे हैं। और पिछली बार इस पार्टी को 2% वोट मिले थे, जबकि इस बार इसे 14% वोट मिले हैं और इसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले 2% से सीधे 14% चला गया है। और इसने मुख्यतः कंजर्वेटिव पार्टी के वोट काटे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते थे, उन लोगों ने लेबर पार्टी को नहीं बल्कि इस रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट दिया और इस तरह इस पार्टी ने ब्रिटेन के चुनाव में वही काम किया जो भारत में कई बार मायावती की बहुजन समाज पार्टी करती है कि हो सकता है कि उससे सीटों की संख्या फिर भी कम मिले, लेकिन वो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में सीटों पर वोट जरूर काट देती है। दूसरा, इन चुनावों में ऋषि सुनाक की हार के 4 बड़े कारण हैं और क्या कारण है मैं आपको बताता हूं, जिनमें पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी। ब्रिटेन में वर्ष 2010 से यानी पिछले 14 वर्षों से लगातार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसके कारण लोग इस पार्टी से अब बहुत थक चुके थे। वोटर इससे थक चुका था, नाराज था और वो इस बार किसी भी कीमत पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को हटाकर लेबर पार्टी को मौका देना चाहता था। यानी ब्रिटेन के लोगों को बदलाव चाहिए था। 14 साल के बाद वो इस पार्टी से, इस सरकार से थक चुके थे। तो इसलिए एक बड़ी बात यह है कि 14 साल के बाद अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी देश का वोटर हो वो थकने लगता है और फिर वो बदलाव चाहता है, चाहे सरकार कैसा भी करे। दूसरा, ब्रेक्सिट और कोविड के कारण ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे, बहुत त्रस्त थे। इसी सरकार के दौरान पहले ब्रेक्सिट आया, जिसका कि बहुत बुरा आर्थिक असर पड़ा ब्रिटेन पर, और उसके बाद कोविड आया। कोविड की वजह से भी ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत त्रस्त हुई, बहुत खराब हो गई। लेकिन कोविड जाने के बाद भी ऋषि सुनाक की सरकार और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार इकोनॉमी को वापस अपनी पटरी पर लाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। महंगाई बढ़ती चली गई और लोग इससे त्रस्त हो गए और वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है
यानी रहने सहने का जो आपका जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तीसरी बात, ऋषि सुनक की पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है और पार्टी के अंदर इतने मतभेद थे कि पिछले 14 वर्षों में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकारों के दौरान 5 प्रधानमंत्रियों को बदला गया था। तो सोचिए वो पार्टी अंदर से कितनी कमजोर हो चुकी थी, उसके अंदर इतने मतभेद थे, बार बार प्रधानमंत्रियों को बदला जाता था। और हार का चौथा कारण है ऋषि सुनक की अपनी छवि। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा अमीर हैं और उनके पास 6,915 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि ब्रिटेन के राजा के पास 6,513 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और ऋषि सुनक की जो छवि बनी वहां पर, वो एक ऐसे अमीर व्यक्ति की छवि बनी जिसकी वजह से आम आदमी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था और इस कारण ऋषि सुनक वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो नहीं पाए। और उनकी अपनी पार्टी ने भी उन्हें बहुत ही मजबूरी में अपनी पार्टी का नेता बनाया था। बहुत ही मजबूरी में, जब उनके पास कोई और बचा नहीं, तब उन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। और यह भी बात बड़ी है कि ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते भी वहां का जो समाज है और वहां के जो लोग हैं वो ऋषि सुनक के साथ दिल से नहीं थे। एक और कारण यह है कि इन नतीजों से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटेन के लोग उतने भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं जितना दुनिया उन्हें बताती है या मानती है। वर्ष 2022 में जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तब हमारे ही देश के बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए कि असली लोकतंत्र क्या है। देखिए, ब्रिटेन जैसे देश ने एक विदेशी मूल के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय ऋषि सुनक को ब्रिटेन के लोगों ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी ने बहुत ही मजबूरी में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन जब लोगों को अपना प्रधानमंत्री चुनना था, तब उन्होंने एक भारतीय मूल के नेता को नहीं चुना बल्कि एक व्हाइट नेता को अपना प्रधानमंत्री चुना है। और ब्रिटेन में ऋषि सुनक जैसे भारतीय नेताओं को अंग्रेजी में अक्सर कोकोनट कहा जाता है। कोकोनट यानी नारियल। तो नारियल में अगर आप देखेंगे तो नारियल बाहर से तो ब्राउन होता है लेकिन अंदर से व्हाइट होता है। और जो भारतीय मूल के वहां लोग हैं बहुत सारे, उनके बारे में वहां यही कहा जाता है कि ये कोकोनट जैसे हैं, यानी ये बाहर से तो ब्राउन है, इनकी जो त्वचा है वो तो ब्राउन है, लेकिन ये अंदर से उतने ही व्हाइट हैं जितने कि वहां के गोरे लोग हैं। और ये जो लोग हैं ये असल में गोरों के जैसे ही बन गए हैं, सिर्फ बाहर से ये ब्राउन दिखते हैं। लेकिन ब्रिटेन के गोरे अब भी उन्हें गोरा नहीं मानते बल्कि ब्राउन ही मानते हैं और वो एक व्हाइट नेता को ही अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और वो व्हाइट नेता हैं 61 वर्ष के कीयर स्टारमर, जो अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। कीयर स्टारमर का जन्म ब्रिटेन के एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था और उनके पिता एक मामूली फैक्ट्री मजदूर थे। बचपन में कीयर स्टारमर के स्कूल की फीस वहां के स्थानीय परिषद द्वारा भरी जाती थी और वो अपने पूरे खानदान में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और बाद में वो सरकारी वकील बनकर शोषित लोगों के कानूनी मुकदमे मुफ्त में लड़ते थे। ब्रिटेन में ऐसे तमाम नेता कीयर स्टारमर को अपना दुश्मन मानते हैं जिन्होंने सत्ता में आने के बाद सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, क्योंकि कीयर स्टारमर ने ऐसे बहुत सारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे लड़े और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ भी एक केस लड़ा था जिसमें मैकडॉनल्ड्स पर अपने कर्मचारियों का शोषण करने, पेड़ों को काटने और जंक फूड को बढ़ावा देने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। कीयर स्टारमर हिंदू मंदिरों को करुणा का प्रतीक मानते हैं और वो हर साल अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार जरूर मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही हिंदू मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता और इन चुनावों में भी वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मंदिरों में गए हैं। इसके अलावा कीयर स्टारमर कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं, यानी भारत के समर्थन में खड़े रहते हैं कश्मीर के मुद्दे पर और कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा भारत का अंदरूनी मुद्दा है और इसमें किसी बाहरी देश का दखल नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध कैसे होंगे, तो आपको हम बता दें कि कीयर स्टारमर जो हैं वो भारत के दोस्त माने जाते हैं, भारत के साथ उनके बड़े मधुर संबंध हैं, भारत के समाज के साथ। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत को नुकसान कोई नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। कीयर स्टारमर के बारे में 3 बातें ऐसी भी हैं जो बड़ी अजीब आपको लगेंगी। पहली बात,
कियर स्टारमर खुद को शाकाहारी बताते हैं, यानी वेजिटेरियन बताते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा था कि एक बार उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान चिकन खा लिया था और इसीलिए ब्रिटेन में बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि कियर स्टारमर चिकन खाने वाले वेजिटेरियन हैं। दूसरा, स्टारमर बहुत कम बोलते हैं और कई बार बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। वर्ष 2021 में जब वो उपचुनावों में हार गए थे, तब वो राजनीति छोड़कर किताबों की एक दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन जब उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि उन्हें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और खुद को थोड़ा और वक्त देना चाहिए, तो इसी के बाद उन्होंने राजनीति को जारी रखा। और तीसरा, स्टारमर अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों को कभी माफ नहीं करते और उन्हें ब्रिटेन का एक बहुत सख्त नेता माना जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने इस बार लेबर पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष रहे जेरेमी कॉर्बिन को चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था, यानी जेरेमी कॉर्बिन को उन्होंने टिकट ही नहीं दिया जबकि वो नेता प्रतिपक्ष थे। इसके बाद जेरेमी कॉर्बिन ने बतौर निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ा और वो इस बार चुनाव में जीत भी गए। कियर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने से इजराइल बहुत खुश होगा, क्योंकि लेबर पार्टी में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले जितने भी नेता थे उन्हें कियर स्टारमर एक एक करके पार्टी से पहले ही अलग थलग कर चुके थे। और इन नतीजों के बाद कियर स्टारमर के साथ ऋषि सुनक की भी बड़ी चर्चा हो रही है और ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं कि ऋषि सुनक ने अपनी हार की स्क्रिप्ट असल में खुद ही लिखी है, यानी वो अपनी इस हार के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कैसे? बड़ा दिलचस्प है ये किस्सा भी। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल अभी 6 महीने बचा हुआ था, यानी वो चाहते तो अगले साल जनवरी के महीने तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रह सकते थे और उनकी सरकार का कार्यकाल अगले साल जनवरी तक था, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही चुनाव कराने का फैसला किया और इस बार वो बुरी तरह से हार गए। हालांकि ऋषि सुनक ने अपनी सीट इन चुनाव में भी जीत ली है। अगला पॉइंट ये कि इन चुनावों में ब्रिटेन के ऐसे नेता भी हार गए जिन्हें यह घमंड था कि हार शब्द तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, यानी एक से एक बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटेन के वोटर्स ने इस बार धूल चटा दी। जैसे इन चुनावों में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस 630 वोटों से हार गई और ऋषि सुनक की कैबिनेट के 11 मंत्री भी इन चुनावों में हार गए हैं। तो सोचिए, जिस सरकार के 11 मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएं, उससे आपको यह समझ में आएगा कि वो सरकार कितनी अलोकप्रिय थी, उस सरकार के प्रति वहां के लोगों में कितना गुस्सा था। और आखिरी दिलचस्प पॉइंट यह है कि इन चुनावों में भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो भी चुनाव प्रचार कर रही थी। शिल्पा शेट्टी ने इंग्लैंड के लेस्टर ईस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले भारतीय मूल के नेता कीथ वाज के लिए इस बार चुनाव प्रचार किया था वहां पर जाकर। वर्ष 2007 में जब शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन में बिग बॉस जैसे टीवी रियलिटी शो बिग ब्रदर का खिताब जीता था, तब उनके खिलाफ कई कॉन्टेस्टेंट्स ने नस्लीय भेदभाव किया था और उस समय कीथ वाज अकेले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने संसद में भी इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। और तभी से कीथ वाज और शिल्पा शेट्टी की गहरी दोस्ती हो गई। और क्योंकि कीथ वाज लेस्टर ईस्ट की उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां सबसे ज्यादा 40% हिंदू, 26.6% मुस्लिम और 15% ईसाई रहते हैं, इसलिए उन्होंने शिल्पा शेट्टी की चुनाव प्रचार में मदद ली। लेकिन शिल्पा शेट्टी भी उन्हें जिता नहीं पाई और ब्रिटेन की इस हिंदू बाहुल सीट से अब शिवानी राजा ने चुनाव जीत लिया, जो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी भारतीय मूल की है। तो थाईलैंड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे देखकर वहां के दर्शक आजकल रो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं। लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं और इस फिल्म को देखने के बाद खूब रोते हैं। थाईलैंड के अलावा फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी जो भी ये फिल्म देखने जा रहा है वो फिल्म के बाद भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू लेकर बाहर निकलता है। इस फिल्म का नाम है हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज। हिंदी में इसका अर्थ हुआ नानी के मरने से पहले लाखों रुपए कैसे कमाएं। ये कहानी एम नाम के एक लड़के की है जो ये सोचकर अपनी नानी के साथ आकर रहने लगता है कि जब उसकी नानी की मृत्यु हो जाएगी तो उनका पैतृक घर उसे मिल जाएगा। यानी इस लालच में आता है अपनी नानी के अंतिम दिनों में। नानी बीमार है, नानी को कैंसर है और नानी ज्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं है। घर मिलने के लालच में यह लड़का अपनी नानी के साथ रहकर उनकी देखभाल करना शुरू करता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि रिश्ते कितने क्रूर होते हैं और रिश्ते जो हैं वो कितने सेल्फिश होते हैं। इस तरह इस लड़के की
एक तरफ इस लड़के की मां होती है जो ये सोचती है कि वही अपनी मां की और इस लड़के की नानी का ख्याल रख सकती है, और दूसरी तरफ इस लड़के का छोटा मामा और उसकी नानी का छोटा बेटा है जो बुढ़ापे में भी अपनी ही मां के पैसे चुराते हैं, और बड़ा बेटा भी अपनी स्वार्थी पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी मां की कोई सुध नहीं लेता। और इन सारी परिस्थितियों में यह लड़का अपनी नानी की यह सोचकर देखभाल करता रहता है कि जब उसकी नानी की मृत्यु होगी तो उनका घर उसे मिल जाएगा, और यहां इस लड़के के मन में यह लालच रहता है। लेकिन जैसे जैसे यह लड़का अपनी नानी के साथ रहकर उनकी देखभाल करता है, रिश्तों के महत्व को समझता है और उसे एहसास होता है कि उसका उद्देश्य गलत था, और इसके बाद उसकी नानी भी इस लड़के पर विश्वास करने लगती है। और अंत में जब उसकी नानी की मृत्यु होती है तो उनका घर इस लड़के के दो मामाओं यानी दोनों बेटों को चला जाता है, और उनका जमा पैसा इस लड़के को मिल जाता है। जब लोग इस फिल्म को देखने जाते हैं तो वो इस फिल्म का इसके नाम के रूप में इसे याद करते हैं, और वो नाम है हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज। लेकिन जब वो इस फिल्म को देखकर सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो उन्हें समझ में आता है हाउ टू मेक मिलियंस को बिफोर ग्रैंडमा डाइज से अलग रखना चाहिए, यानी पैसे को रिश्तों से अलग रखना चाहिए। और देखिए बहुत सारे जो टिकटॉकर्स हैं, जो लोग जा रहे हैं वहां, वो अपने वीडियोस बना रहे हैं सिनेमा हॉल में रोते हुए, और ये वहां पर वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं। सिनेमा हॉल में लोग जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, लोग वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और अब जो भी वहां से निकलता है वो फिल्म देखने के बाद सबसे पहले या तो अपने माता पिता को फोन कर रहा है या अपने दादा दादी को फोन कर रहा है। तो इस फिल्म को हो सकता है आप ना देख पाएं क्योंकि ये आपकी भाषा में नहीं है, लेकिन जो फिल्म कहने की कोशिश कर रही है वो आपको समझना चाहिए कि रिश्तों के महत्व को समझिए। पैसों के महत्व से कहीं ज्यादा महत्व है रिश्तों का। दौलत कितनी भी बेईमानी से क्यों ना आए, लेकिन उसकी रखवाली के लिए हमेशा ईमानदार व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है।